नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं संघीय संसद के एक सदन राज्यसभा के संबंध में। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा तथा लोकसभा होंगे। वर्तमान समय में संघात्मक संविधानों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की सामान्यतः स्थापना की ही जाती है। इससे प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान भी संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करता है, जिसका उच्च सदन राज्यसभा होगी, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि होंगे तथा निम्न सदन लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। राज्यसभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है तथा जिन संघ के क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, वहां पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक मंडल गठित किए जाते हैं। हमारे संविधान में इकाइयों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। अमेरिका की तरह भारत में संघ की सभी इकाइयों को द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। कुछ संशोधन भी राज्यसभा की रचना में किए गए हैं, जैसे अब राज्य जिससे उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा। साथ ही अब राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान के बजाय खुला मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए विभिन्न योग्यताएं आवश्यक हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो और विकृत मस्तिष्क का न हो, और ऐसी अन्य योग्यताएं भी रखता हो जो संसद किसी कानून के द्वारा निश्चित करे। अगर राज्यसभा के कार्यकाल की हम बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, पर इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। इसे स्थायी सदन इसलिए माना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति इसे भंग नहीं कर सकते और साथ ही पूरी राज्यसभा का चुनाव भी एक साथ नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यद्यपि 6 वर्ष है, परंतु इनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पदनिवृत्त हो जाते हैं और नवीन 1/3 सदस्य पद ग्रहण करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं रह जाता तो उसका पद रिक्त हो जाता है। वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है तथा सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि सभापति अनुपस्थित रहता है अथवा ऐसे समय में जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राज्यसभा का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है तथा यदि कभी उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो, तब राज्यसभा का कोई ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। राज्यसभा के विभिन्न कार्यों एवं शक्तियों पर बात करेंगे। लोकसभा के साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा तथा राज्यसभा को समान शक्तियां दी गई हैं। अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में स्थिति ये है कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं।
यहाँ यह भी व्यवस्था है कि यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। विधेयक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने पर 6 महीने की अवधि में दूसरा सदन स्वीकार नहीं किया था तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक में विधेयक के निर्भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार औपचारिक दृष्टि से अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों सदन समान हैं, परंतु वास्तव में राज्यसभा की स्थिति निर्बल है, क्योंकि पहली बात, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति के द्वारा यह कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर किया जाता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः संभावना इसी बात की है कि संयुक्त अधिवेशन बनाने के संबंध में मंत्रिपरिषद लोकसभा के दृष्टिकोण को ही अधिक ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात यह है कि संयुक्त अधिवेशन में विधेयक का भाग्य निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से दुगनी से भी अधिक होने के कारण संभावना यह है कि विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति लोकसभा की इच्छानुसार ही होती है। प्रकार के विधेयकों में समान स्थिति लगने पर भी व्यवहार में राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करने में अधिक से अधिक 6 माह का विलंब ही कर सकती है। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार संशोधन विधेयक पर लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्ति समान है। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति भी प्राप्त है, यद्यपि संविधान के द्वारा ही इस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे और लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह उन प्रस्तावों को माने अथवा न माने। इस प्रकार वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से बहुत कम शक्ति प्राप्त है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करें तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना कर सकते हैं, किंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यकारिणी पर नियंत्रण की दृष्टि से भी लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। इसके अतिरिक्त भी राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग लोकसभा के साथ मिलकर ही करती है। जैसे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग भी लगा सकती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहली बार राज्यसभा से ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। यदि 1 माह से अधिक की अवधि तक आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन भी लोकसभा व राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भी राज्यसभा को 2 ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और जिसका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है, क्योंकि इन शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से है और राज्यसभा ही राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की दोनों शक्तियाँ उसी को प्राप्त हैं। पहला अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून निर्माण कर सकती है।
ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न करे तब तक संसद या भारत सरकार के लिए नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती। राज्यसभा को सभी क्षेत्रों में कुछ अधिकार प्राप्त हैं कि चूंकि स्थिति निर्बल है इसलिए इसकी आलोचना भी की गई है। कुछ आलोचनाएं इसके गठन या रचना को लेकर है और कुछ शक्तियों को लेकर है। जैसे ये कहा जाता है कि संघात्मक व्यवस्था में द्वितीय सदन का गठन राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन भारत में राज्यसभा के गठन में समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नहीं अपनाया गया है। राज्यसभा का गठन दलगत आधार पर होता है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा दलगत आधार पर ही कार्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यसभा के गठन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। यह भी की जाती है कि राज्यसभा के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर पद ग्रहण करते हैं, इसलिए इस बात का अधिक डर रहता है कि धन की शक्ति या अन्य भ्रष्ट साधनों के आधार पर राज्यसभा का चुनाव जीत लिया जाता है। सबसे बड़ी आलोचना यह भी की जाती है कि राज्यसभा का प्रयोग एक राजनीतिक शरणगृह के रूप में किया गया है। राज्यसभा में प्राय ऐसे लोगों को स्थान दिया जाता है जो प्रत्यक्ष चुनाव से दूर भागते हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष चुनाव में जनता द्वारा अस्वीकार कर दिया है। इस प्रकार राजनीतिक दलों, विशेष रूप से सत्तारूढ़ पक्ष द्वारा अवकाश प्राप्त आयोग तथा विशेष गुटों के प्रतिनिधियों को इस सभा में स्थान देकर राज्यसभा को केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का साधन बना लिया जाता है। कुछ आलोचनाएं शक्ति को भी लेकर की गई है। इस आधार पर इसे एक निरर्थक और अनुपयोगी सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा की स्थिति काफ़ी निर्बल है। साधारण विधेयकों के संबंध में मात्र 6 महीने और वित्त विधेयकों के संबंध में 14 दिन की ही देरी है लगा सकती है। ये मंत्रिपरिषद को भी नाम मात्र के लिए ही प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्य हैं वो भी इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जो सिर्फ इसी सदन को सौंपे जाएं। केवल इन कार्यों को करने के लिए राज्यसभा के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं हो सकता, ऐसा आलोचक मानते हैं। तो इस प्रकार की आलोचनाओं के बावजूद भी राज्यसभा का अस्तित्व पर्याप्त उपयोगी और लाभदायक रहा है, क्योंकि राज्यसभा उन सभी कार्यों को करती है जो परंपरागत रूप से द्वितीय सदन के द्वारा किए जाते हैं। और भारत जैसे विशाल और संघात्मक व्यवस्था वाले देश के लिए संघात्मक व्यवस्थापिका का द्विसदनात्मक होना नितांत स्वाभाविक है एवं आवश्यक है। सामान्यतः राज्यसभा का कार्यकाल सफल ही रहा है और उसके अस्तित्व के औचित्य पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार लोकसभा के सहायक और सहयोगी सदन के रूप में राज्यसभा का अस्तित्व एवं महत्व हमेशा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।